नमस्ते। हेल्पिंग लाइफ के इस स्पेशल एक्सप्लेनर ट्यूटोरियल में आप सभी केयरगिवर और नैनी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहतरीन नैनी बनने के लिए बच्चे को सिर्फ फिजिकली सेफ रखना काफी नहीं है, बल्कि उसके दिमाग और उसके व्यवहार को डीपली समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए आज चाइल्ड साइकोलॉजी की इस दुनिया में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि कैसे ये समझ एक ऑर्डिनरी केयरगिविंग को एक नए बेहतर लेवल पर ले जा सकती है। आज के इस मॉड्यूल का एजेंडा हमने काफी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड रखा है। हम शुरुआत करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के बेसिक्स से, फिर देखेंगे कि रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के दौरान ऑब्जर्वेशन कैसे काम करता है। उसके बाद हम आएंगे कम्युनिकेशन स्टाइल्स को अडैप्ट करने पर, और आखिर में समझेंगे कि बच्चों की स्पेशल बिहेवियरल नीड्स को कैसे पहचाना जाए। तो बिना किसी देरी के सीधे आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1 चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिक्स। ये आज के हमारे इस पूरे मॉड्यूल का बेस होने वाला है। अब देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब कोई भारी भरकम किताबी ज्ञान नहीं है। असल में इसका सीधा सा मतलब है एक बच्चे की उन यूनिक और कंसिस्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझना। एक केयरगिवर होने के नाते ये बात समझना सबसे ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और उसके कुछ स्वभाव पूरे ज़िंदगी कंसिस्टेंट रहते हैं। जब आप इस कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, तभी आप सच में बच्चों को एक इफेक्टिव केयर, नर्चरिंग और सही गाइडेंस दे पाते हैं। काम सिर्फ उन्हें फिजिकली हैंडल करना थोड़ी ना है, असल काम तो उन्हें अंदर से समझना है। चलिए अब इस थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसे रियल वर्ल्ड में देखते हैं। सेक्शन 2 ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज। एक नैनी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टूल क्या होता है? उनकी खुद की आंखें, उनका ऑब्जर्वेशन। सोचिए, जब बच्चा सो रहा हो, खा रहा हो, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा हो या हंस बोल रहा हो, ये सारी डेली एक्टिविटीज ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। इन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज में बच्चों के कॉन्स्टेंट ट्रेट्स सामने आते हैं। कौन सी चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है? अगर उनके आसपास के माहौल में कोई बदलाव आए तो क्या वो नए चेंजेस के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, या उन्हें familiar होने में थोड़ा टाइम लगता है? खेलते वक्त एक नया खिलौना पकड़ा देने पर उनका रिएक्शन कैसा होता है? ये डिटेल्स ऑब्जर्व करना सच में गेम चेंजर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लगातार ऑब्जर्वेशन का अल्टीमेट फ़ायदा क्या है? तो इसका जवाब ये है कि इससे बच्चे के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कंसिस्टेंट ट्रेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर पहले से मालूम हो कि किसी बच्चे को नए खाने या किसी नए शख्स के साथ एडजस्ट करने में वक्त लगता है, तो आने वाली हर सिचुएशन के लिए पहले से प्लानिंग की जा सकती है। ये छोटी सी समझ आपको बताती है कि उस स्पेसिफिक बच्चे के लिए उसका खुद का नॉर्मल आखिर है क्या। ओके, तो ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अडैप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स। ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, लेकिन बिना सही कम्युनिकेशन के वो अधूरा है। यहाँ कम्युनिकेशन में उम्र के हिसाब से एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। ओल्डर चिल्ड्रन के साथ थोड़ा आसान होता है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए शब्द होते हैं, वो अपने विचार और फीलिंग्स ईजिली बता देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते, उनके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनकी पूरी भाषा उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज में छिपी होती है, और एक अच्छी नैनी वही है जो इन अनकहे शब्दों को उनके चेहरे से पढ़ सके। इसीलिए यहाँ एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। आस्किंग देम क्वेश्चंस विल अलाउ देम टू शेयर देयर फीलिंग्स। बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल, उनसे सवाल पूछना बिल्कुल ज़रूरी है। जब बच्चों से बात होती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक्चुअली उन्हें एक सेफ स्पेस दिया जाता है जहां वो अपने अंदर चल रही बातों को बाहर निकाल सकें। ये एक आदत बच्चों के साथ बॉन्ड को बहुत मजबूत करती है। चलिए अब बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल के आखिरी और थोड़े सेंसिटिव हिस्से की तरफ। सेक्शन 4 रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल बिहेवियरल नीड्स। हर बच्चे की सोशल स्किल्स एक स्पीड से डेवलप नहीं होती, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ बच्चों को अपने आसपास नेचुरली सोशल स्किल्स डेवलप करने में थोड़ी मुश्किल होती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऐसे वक्त में चाइल्ड साइकोलॉजी की गाइडलाइंस और ट्रस्टेड रिसोर्सेज के रेफरल्स ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। एक केयरगिवर का काम किसी बीमारी पर धप्पा लगाना या डायग्नोस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे साइंस को टाइम पर पहचानना है जब बच्चे को एक्चुअली किसी प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत हो। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहां ऐसी प्रोफेशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत आमतौर पर पड़ती है, जैसे कि ADHD, जहां बच्चे का ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता, ODD, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा और लगातार विरोध करता है। इसके अलावा ऑटिज्म एंड एस्पर्जर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा शाइनेस या फिर बेडवेटिंग। इन इंग्लिश मेडिकल टर्म्स और इनके सिम्टम्स को समझना एक केयरगिवर को बहुत अलर्ट बनाता है।
अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाए तभी वक्त रहते बच्चों के पेरेंट्स को सही और ट्रस्टेड रिसोर्सेज की तरफ गाइड किया जा सकता है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में सभी नैनी और केयर गिवर स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचिएगा जरूर। एक बार जब बच्चे के यूनिक ट्रेट्स समझ आ जाएं, तो एक केयर गिवर की अपनी डेली अप्रोच किस तरह बदल जाएगी। जब अगले दिन काम पर जाएंगे तो क्या बच्चे के खाने, खेलने और सोने के रूटीन को सिर्फ एक टास्क की तरह पूरा किया जाएगा, या फिर उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके कांस्टेंट ट्रेट्स को ऑब्जर्व करके उस अप्रोच में नए बदलाव लाए जाएंगे। हेल्पिंग लाइफ के इस ट्यूटोरियल का आखिरी मकसद बस यही है कि केयर गिविंग सिर्फ एक ड्यूटी ना रहे, बल्कि साइकोलॉजी का यूज करके बच्चे की लाइफ को सच में एक बेहतर दिशा दी जाए। इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर अपने विचार जरूर कीजिएगा।